नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए वरदान बैच हम लोग चला रहे हैं यूट्यूब पे, जिसमें आज सिटिंग अरेंजमेंट की फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग बेसिक्स रूल्स पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के, साथ में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे ताकि हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की एक समझ बना पाए। बेसिक रूल्स में मैं ओवरऑल आपको पूरे सिटिंग अरेंजमेंट के रूल यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले बता देता हूँ कि कुछ दिनों तक हमारी क्लासेज बीच में डिस्टर्ब हो गई कि हम एक छोटे से शहर से, राजस्थान के छोटे शहर से ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी इक्विपमेंट में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो लोकली इसको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। बाहर से कोई आता है फिर ठीक करके जाता है। तो इस ऐसी कोई दिक्कत हो गई थी, इस वजह से आपकी क्लासेस में थोड़ी सी बाधा आ गई थी, लेकिन आगे कोशिश करेंगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, तो भाई आगे बढ़ूँ बेसिक रूल्स पे, उससे पहले बताना चाहूँगा कि आप हमारी जो बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ वगैरह और वरदान बैच के जो क्विज और पीडीएफ है वो भी वहीं पे आपको मिलेंगे। और कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग जो लिखी हुई है उसी के दौरान करना है। चलो भाई, आज की क्लास में जो मुद्दा रहेगा वो एक तो हम लोग देखो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें हर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। दो क्वेश्चन सर्कुलर के करेंगे, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्वायर का करने के लिए दूंगा। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक रूल्स के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। बेसिक रूल जिनको मैं एक तरीके से बोल देता हूँ गोल्डन रूल। इनको गोल्डन रूल क्यों बोला है? क्योंकि भाई इन रूल के बिना आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो भी टॉपिक है उसको कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि पजल में भी बहुत सारी जगह पे ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। तो ये जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं सिटिंग अरेंजमेंट की, ये सबको आना जरूरी है। क्योंकि ये नहीं आएंगे तो फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो ईजी हो, हार्ड हो, कैसा भी हो, ठीक है। तो ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी है। और इसको गोल्डन रूल इसलिए बोला है कि अगर आप पजल या सिटिंग अरेंजमेंट नहीं कर पाते तो आप फिर बैंक एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे। इसलिए ये गोल्डन रूल है आपके सिलेक्शन के लिए, ना कि सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आएगा तो आप लोगों को बैंक एग्जाम क्रैक करना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते विदाउट सिटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि मेंस में जाओगे तो सिटिंग अरेंजमेंट है, प्री के अंदर भी इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों के प्री और मेंस एग्जाम के अंदर। तो ये जो मार्क्स जो कंटेन करता है ना वो बहुत ज़्यादा करता है। और इसके मार्क्स बहुत, मतलब प्री के अंदर आप लोग मान सकते हो 10 से लेके 20-25 मार्क्स तक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लिए जाते हैं। उसमें सिटिंग अरेंजमेंट, अगर अकेले सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे तो 10 से 15 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये रूल्स जो है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोगों को ये रूल्स आते होंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी और अच्छी समझ बनाना चाहता हूँ कि एकदम ध्यान से और एकदम ऐसा दिमाग में बैठ जाए ये रूल कि जब भी हम सेटिंग अरेंजमेंट करें तो हमें क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाना है, कम से कम इन रूल्स में कोई गलती ना हो। अगर इन रूल्स में कन्फ्यूजन होने लग जाएगा तो फिर क्वेश्चन में कहाँ से दिमाग लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले इन रूल्स को, तो ये जो गोल्डन रूल है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, देखो सबसे पहले आप लोगों को लेफ्ट और राइट का पता होना चाहिए। क्या राइट है क्या लेफ्ट है, यानी दाएं और बाएं का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो लीनियर हो, स्क्वायर हो, चाहे वो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो, ठीक है। इसके अलावा आपको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, से जो हम लोग लेफ्ट और राइट निकालते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, सर्कुलर और स्क्वायर के अंदर स्पेशली। तीसरी जो पॉइंट है वो आप लोगों का है कि जो आपकी फेसिंग होती है ना, फेसिंग, सॉरी क्या हो रहा है भाई आज, देखो अभी भी गड़बड़ कर रहा है, ये बंद हो गया। अभी मैं आपको गोल्डन रूल बता रहा था, तो जिसमें मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि आपको लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए कि दाएं और बाएं किस तरीके से निकालते हैं। आपको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के थ्रू हम लोग लेफ्ट राइट कैसे निकालते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में। तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे, तीसरा पॉइंट है आपका फेसिंग का। फेसिंग यानी कि जो भी बंदा बैठा हुआ है, सिटिंग के अंदर लोग बैठे होंगे तो किस साइड मुंह करके बैठा हुआ है वो, ठीक है। तो वो एक तो डायरेक्शन हो सकती है, तो डायरेक्शन में हमें नॉर्थ और साउथ साइड में डायरेक्शन में बैठ सकता है। उत्तर दिशा में मुख करके, दक्षिण दिशा में मुख करके बैठा हुआ हो सकता है नॉर्थ साइड में। मैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट या स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो उसमें फेसिंग इस तरीके से होती है कि एक ये सेंटर है मान लो सर्कल का, तो फेसिंग या तो टुवर्ड सेंटर यानी कि सेंटर की ओर देखते हुए बंदा बैठा हुआ है, या फिर
आउटसाइड सेंटर, यानी सेंटर से बाहर की ओर देखता हुआ बैठा हुआ है। इसी तरीके से स्क्वायर में भी अंदर की ओर देखता हुआ, बाहर की ओर देखता हुआ। इन सारी चीज़ों का आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। डिटेल में नॉलेज का मतलब है कि बहुत छोटी-छोटी बातें, इनके बिना तो सिटिंग अरेंजमेंट कुछ हो ही हिल ही नहीं सकता। इसलिए आज पहली क्लास है, इसलिए पहले इस पे डिस्कशन करूँगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर जाऊँगा। अब देखो आ जाते हैं हम हमारे बेसिक्स के ऊपर, इनको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन होती है, सबको पता है। ये आपका डायरेक्शन में भी यूज हो जाएगा, यहाँ भी यूज हो जाएगा। ये ऊपर वाली नॉर्थ होती है, नॉर्थ यानी हिंदी में अगर मैं लिखूँ तो उत्तर दिशा, और नीचे इस साइड अगर फेसिंग होगी तो ये दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा, ठीक है। और ये आपका वेस्ट हो गया यानी पश्चिम दिशा, और ये आपका ईस्ट हो गया यानी कि पूर्व दिशा। तो ये 4 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें आपकी ये वाली दिशा और ये वाली दिशा आपके काम में नहीं आएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की ओर ध्यान देना है। सबसे पहले 2 टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक तो लीनियर वाला कि एक लाइन में लोग बैठे हुए हैं, एक या सर्कल या स्क्वायर के अंदर लोग बैठे हुए हैं। तो जब लाइन में लोग बैठे होंगे, जैसे इस लाइन के अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं, मान लो इस तरीके से 5 लोग बैठे हुए हैं। ये जो 5 लोग हैं, इनमें से मान लो कोई भी बंदा उत्तर की ओर देख रहा है तो उसको हम ऐसे बोलेंगे। आपको क्वेश्चन में देगा कि ये जो 5 लोग हैं वो उत्तर की साइड देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर इनकी फेसिंग है। जब आप उत्तर की दिशा में देख रहे हैं, नॉर्थ में डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी उत्तर दिशा के अंदर जब आप देख रहे होते हैं, फेसिंग जो होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, तब आप देखो, मैं ऐसे रहूंगा तो उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। आप पेपर की साइड में ऐसे ही देखोगे, आपकी फेसिंग पेपर की साइड में रहेगी। मान लो ये मेरे लिए पेपर है तो मैं इसकी साइड देख रहा हूं। तो जब आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि नॉर्थ डायरेक्शन का याद रखना है कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपका जो राइट होता है वो इसका भी राइट होता है, और आपका जो लेफ्ट होता है वो इसका भी लेफ्ट होता है। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है, दूसरी चीज आपको ध्यान में नहीं रखनी है किसी भी चीज के अंदर। बस आपको नॉर्थ डायरेक्शन में ध्यान में रखना है कि जो उत्तर दिशा में उसमें आपका राइट राइट, आपका लेफ्ट लेफ्ट। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा में कि सर अगर दक्षिण दिशा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। अब दक्षिण दिशा का याद नहीं करना है आप लोगों को, बिल्कुल भी याद करना है सिर्फ यही, साउथ को तो दिमाग में नहीं लेके आना है। बस इतना सा ध्यान में रखना है कि इसका उल्टा होगा। बस अगर आप ऐसे याद रखो कि नॉर्थ में राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट, साउथ में लेफ्ट का मतलब राइट, राइट का मतलब लेफ्ट, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर दोनों चीजें याद करोगे तो। देखो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखोगे, भाई मुझे तो नॉर्थ डायरेक्शन का पता है, दक्षिण को दिमाग में ज्यादा जोर देना ही नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये एहसास है कि भाई दक्षिण में उल्टा होता है, तो रटने की जरूरत नहीं है, वो फिर धीरे धीरे ये चीजें हैबिट के अंदर आ जाएंगी। तो अगर फेसिंग साउथ डायरेक्शन में है, यानी कि दक्षिण दिशा के अंदर फेसिंग है, ठीक है, दक्षिण दिशा के अंदर फेसिंग है, साउथ में अगर फेसिंग है, तो जो आपका जो राइट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, यानी उल्टा होगा, और जो आपका लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। लेकिन इसको रटना नहीं है, याद इसको रखना है, इसको जस्ट ऐसे याद ध्यान में रखना है कि उल्टा है इसका, बस ठीक है। तो सिंपल सी बात होगी, नॉर्थ डायरेक्शन राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, साउथ में उसका जस्ट उल्टा। धीरे धीरे फिर ये हैबिट में आ जाएंगे तो एकदम रटे जाएंगे अपने आप। ये तो हो गया लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का चक्कर, क्वेश्चंस में जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है। ये लो जी, एक सर्कल बना दिया हमने, ठीक है। अभी सर्कल के अंदर मान लो कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये 8 लोग बैठे हुए हैं, ये सर्कल का सेंटर है आपका, ठीक है। अब मान लो ये जो बंदा है ये सेंटर की ओर देख रहा है, सारे भी सेंटर की ओर देख सकते हैं, कुछ लोग सेंटर सेंटर में, लेकिन अगर मान लो ये बंदा सेंटर की ओर देख रहा है, इसी को पकड़ो, नीचे वाले को पकड़ा करो आप हमेशा। तो आप मुझे बताओ, नीचे वाले अगर इस बंदे के पर्सपेक्टिव में मैं सोचता हूं तो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं देख रहा है एक तरीके से, अगर मैं सोचा जाए तो इसका मतलब मेरा जो राइट है इसका राइट होगा, और मेरा जो लेफ्ट है इसका लेफ्ट होगा। अब ये सीधा तो चलेगा नहीं, इसका मतलब इस साइड में इसका राइट होता जाएगा और इस साइड में इसका लेफ्ट होता चला जाएगा। अब देखो ये बंदा तो नॉर्थ में देख रहा है, फिर धीरे धीरे देखो डायरेक्शन तो पता चलती है, यहाँ पे आके जो बंदा होगा वो मान लो साउथ डायरेक्शन में देखेगा। तो अगर हम लोग लेफ्ट राइट इस तरीके से समझेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट कि भाई इधर वाला लेफ्ट इधर वाला राइट, तो इस वाले बंदे का कैसे समझोगे आप एग्जाम में, ऐसे ऐसे कहाँ तक इसको एडजस्ट करोगे आप। तो इसका लेफ्ट राइट इस तरीके से नहीं देखते, लेकिन इससे याद कर लेंगे इसका लेफ्ट राइट कैसे देखते हैं।
एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, जैसे ये वॉच है, मैंने इसको बीच में रख दिया। ये वॉच कैसे चल रही है भाई, ध्यान से देखिएगा। ऐसे चल रही है ना, ये देखो सेकंड की जो सुई है इस तरीके से ऐसे इधर इधर चलती जा रही है। तो इसका मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ऐसे मतलब घड़ी ऐसे तो चल रही है, इस तरीके से ऐसे ऐसे चल रही है, देखो ये चल गई। ये वाली डायरेक्शन क्या घड़ी की दिशा के अंदर डायरेक्शन है कि नहीं है? जिस तरीके से घड़ी चल रही है वैसी वाली दिशा है कि नहीं है भाई? इस तरीके से ऐसे ऐसे घुमाएंगे अगर हम लोग, तो ये जो डायरेक्शन होती है वो होती है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। ठीक है, अब अगर मैं मान लेता हूं, ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि भाई ये ऐसे नहीं चल के, ठीक है, अगर मान लो मैं एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये मैंने ऐसे इसके चारों तरफ सर्कल ड्रॉ किया। अब घड़ी तो देखो ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चलेगी। अगर मैं ऐसे चलता हूं ऐसे, तो मुझे बताओ क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये घड़ी तो ऐसे चल रही है लेकिन मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे घड़ी के देखो सामने विपरीत दिशा में चल रहा हूं। तो ये जो घड़ी तो ऐसे चलती है और मैं चल रहा हूं ऐसे। अब तो ये जो दिशा होती है इसको हम बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको जब सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में लेफ्ट राइट करना होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से करना होता है, वो मैं समझाऊंगा कब क्या होगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। अब देखो भाई, अब आपको घड़ी तो वहां पे मिलेगी नहीं है, तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया आप लोगों को। आपको सीधा सा ध्यान में रखना है कि ये है घड़ी ऐसे चलती है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपको ऐसे जाना है। मान लो यहां से ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे किधर भी जाना हो तो ऐसे ऐसे सोचोगे ना, जब आप यहां से सोचोगे तो ऐसे, यहां से सोचोगे तो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे सोचना है। ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज हो गया आपको ऐसे सोचना है। घड़ी ऐसे तो चलती है सीधा सीधा, ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए। अब आ जाते हैं फिर से हमारे सर्कल के ऊपर। फील कैसे हो गया है? चलो ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सब का मुख क्या है? सेंटर की ओर है। अब आपको ध्यान में कैसे रखना है ये सारी चीजें? आप रटो मत किसी भी चीज को। आपको मैं नॉर्थ साइड वाला याद रखने के लिए बोला। नॉर्थ साइड में आपका राइट राइट, आपका लेफ्ट लेफ्ट। आप इस नीचे वाले बंदे को पकड़ लो बस, ठीक है, इसी से डायरेक्शन निकाला करो, सबकी नहीं। मतलब अगर ये अंदर देख रहा है तो अंदर वालों की सबकी निकल जाएगी, बाहर देख रहा है तो बाहर वालों सबकी निकल जाएगी। अब ये बंदा अंदर की साइड देख रहा है लेकिन इसकी फेसिंग नॉर्थ है ना, इस वाले यहाँ पे जो बंदा बैठेगा उसकी फेसिंग तो हमेशा नॉर्थ ही रहेगी। तो इसका मतलब मेरा राइट इसके लिए राइट हो जाएगा और मेरा लेफ्ट इसके लिए लेफ्ट हो जाएगा। तो जब मैं राइट जा रहा हूं तो राइट का मतलब ऐसे जा रहा हूं, ऐसे ऐसे करके जा रहा हूं। और ये वाली दिशा कौन सी है बताओ मुझे? ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है? तो यानी कि जब फेसिंग सेंटर की साइड होती है तब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब राइट। लेकिन आपको रटना है, जैसे आपने सर्कल देखा, सर्कल में ये नॉर्थ है, इधर ऐसे जाएंगे तो आपको समझ में आ गया एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मेरे लिए क्या है? राइट है। इधर जाऊंगा मैं ऐसे, ऐसे जाऊंगा इधर, तो बताओ ये वाली दिशा जो है क्लॉकवाइज है कि नहीं? घड़ी ऐसी तो चलती है घड़ी की दिशा में, ये क्लॉकवाइज, यानी कि यहां लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज। तो यानी कि अगर फेसिंग सेंटर है, सेंटर फेसिंग है, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट, क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। अब क्या होगा? अब देखो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, सर्कल हम यही रख लेते हैं। देखो भाई, अब मान लो यही बंदा आउटसाइड सेंटर फेस करता, तो अब मुझे बताओ ये साउथ की साइड देख रहा है कि नहीं देख रहा है? साउथ की साइड का मतलब जो मेरा राइट है वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, और मेरा जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब मान लो मैं लेफ्ट की साइड ऐसे ऐसे चलता हूं, तो ये कौन सी दिशा है मेरी?
एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इधर मैं राइट की साइड चलता हूं तो मेरी कौन सी दिशा है? क्लॉकवाइज है। इसका मतलब जब आउटसाइड सेंटर फेसिंग हो, आउटसाइड सेंटर फेसिंग, तब आपका एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट और क्लॉकवाइज का मतलब राइट, जस्ट उल्टा। अब देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल के अंदर इसे बता दिया, इतना एग्जाम में थोड़ी करेंगे, लेकिन जिसको एकदम बेसिक से सीखना है ना उसके लिए मैंने बताया, और ये धीरे धीरे फिर चीजें हैबिट में आ जाएंगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग अपने आप चलेगा। हाँ लेफ्ट चलना है तो ऐसे चलना है, राइट चलना है ऐसे चलना है, अपने आप चलेगा, इधर चलना है इधर चलना है, अपने आप समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, चलो तो यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं ओवरऑल इन डायरेक्शंस का चक्कर आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको मैंने सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया था, अगर नॉर्थ साइड में फेसिंग है तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, आपका लेफ्ट लेफ्ट आपका राइट राइट, बस आपको याद यही रखना है हमेशा। ठीक है, अगर आपकी फेसिंग साउथ साइड में तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर फेसिंग सेंटर है, सेंटर फेसिंग है तो अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना, ऐसे सेंटर है, ये राइट है ये लेफ्ट है। राइट का मतलब ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, तो इसका मतलब सेंटर की ओर फेसिंग है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब राइट और क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट। ठीक है, तीसरा, अगर आउटसाइड सेंटर है तो इसका जस्ट उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज आपका लेफ्ट हो जाएगा और क्लॉकवाइज आपका राइट हो जाएगा। सेम जैसा सर्कुलर में होता है वैसा ही स्क्वायर में होता है। ठीक है, स्क्वायर में इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज और इस तरीके से ये क्लॉकवाइज, तो स्क्वायर का जब क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्शन वहां पे भी सीख लेंगे। तो ये चीजों में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, 0% डाउट होना चाहिए। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है ना तो सिटिंग अरेंजमेंट भूल जाओ। फिर आप बोलते हो ना सर मेंस का पढ़े, प्री का पढ़े, क्या पढ़े, सबसे पहले ये वाली चीज़। और ये वाली चीज़ ऐसे नहीं कि यहाँ पे देख ली हो ठीक है हम याद कर लेंगे, ये वाली चीज़ हैबिट में आनी चाहिए। हैबिट में, हैबिट का मतलब जैसे ही आपने ये एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हो, आपने देखा कि ये बंदा सेंटर की ओर देख रहा है, तो आपको फीलिंग मतलब ये रटने वटने का आपको अपने आप पता लगना चाहिए कि इधर राइट है और इधर लेफ्ट है। बस यहाँ पे अगर कोई बंदा ऐसे बैठा हुआ है तो आपको पता लगना चाहिए कि ये वाला इसका राइट है और ये वाला इसका लेफ्ट है, अपने आप मतलब तुरंत पता लगना चाहिए। अगर इधर ये कोई बाहर देख रहा है बंदा, बाहर देख रहा है बंदा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला इसके लिए राइट है और ये वाला इसके लिए क्या है, लेफ्ट है। तो इस तरीके से आपको वो फील होना चाहिए, मतलब वो एकदम हैबिट में आ जानी चाहिए आपकी चीजें, लेकिन डिटेल में आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी है। इसको आप गोल्डन रूल मानो, कुछ भी मानो इसको, लेकिन ये आपका एकदम दिमाग के अंदर बैठी हुई चीजें होनी चाहिए और इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। ठीक है, अब आप कैसे भी जुगाड़ करके इसको याद करते हो वो आपकी हेडेक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। भाई देखो, जो हमारा सिटिंग, देखो आज मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करूंगा क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट मतलब अभी तक बहुत बार पढ़ाया हुआ है, इस बार मैं चाहता हूं कि एकदम अच्छे से इसको कवर कर लें हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम आराम से एक एक चीज़ों के बारे में बात करते हुए चलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन के ऊपर जाऊं उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट में ये बेसिक रूल आने के बाद में क्या दिक्कतें आती है, बाद में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन किया जाता है। तो आपको बेसिक रूल आ गया, आपको लेफ्ट राइट सब चलना आ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में सबसे पहला पॉइंट है, आपके सामने एग्जाम में आता क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर एक लैंग्वेज आती है। ठीक है, इस लैंग्वेज में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे एक सेंटेंस आपको बोलता है जो सी है वो ए और बी के बीच में बैठा हुआ है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि सी ए और बी के बीच में बैठा हुआ है, तो ऐसे बैठा होगा या फिर ऐसे बैठा होगा। हम यही तो मान लेते हैं कि भाई ए इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर हो, लेकिन सी बीच में बैठा हुआ है, ऐसे बैठे होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है कि ए यहाँ बैठा है, एक बंदा खाली छोड़ दो, फिर सी बैठा है, फिर एक बंदा खाली छोड़ दो, फिर भी बैठा, अभी भी तो ए और बी के बीच में ये। ठीक है, और इसके अंदर भी एक लॉजिक है,
अगर सिर्फ बोला है कि ए और बी के बीच में सी बैठा है, ठीक है, अगर वो बोलता है मध्य में, एकदम एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है, एकदम ठीक बीच में बैठा हुआ है, ठीक मध्य में बैठा है, तब ये सही है। अगर वो बोलता है कि इन बिटवीन ए और बी के कहीं बीच के अंदर सी बैठा हुआ है, तो वो सी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बस ए और बी के बीच में रहेगा, वो इधर नहीं जाएगा ना इधर जाएगा। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, किसी को समझ में आया तो ठीक है, बाकी आगे हम लैंग्वेज से समझ लेंगे। मतलब ये है कि लैंग्वेज से गलत चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर अब हम लोग एक लाइन को अगर गलत समझ जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, और उसके बाद में वो कभी सोल्व होगा ही नहीं, और इतना टाइम खराब कर देगा कि पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की बहुत जरूरी है कि जो आपको बोलना चाह रहा है ना, आप वही समझे, कुछ और ना समझे आप, ठीक है, और उसका जो मतलब निकलता है वो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अब जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े साइज में बड़े होते हैं, और हमें कई बार क्वेश्चन में ऐसे होता है, जैसे 5 लाइनों का एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है, कई बार क्या होगा, तीसरी लाइन से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर 5वीं लाइन काम में आएगी, फिर जाके पहली लाइन काम में आएगी, तो हम कितनी बार क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो दिक्कत ये होती है कि जो लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन की जो साइज वो बड़ी है, यानी कि लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दी हुई है, तब आप लोगों को एक दिक्कत आती है कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, ठीक है। तो इसको रीड अगेन एंड अगेन, जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है उसको हम लोग बार बार में पढ़ रहे हैं, ये भी एक दिक्कत है, हम इसको बार बार पढ़ते हैं, ये एक प्रॉब्लम है, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको आना क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो लैंग्वेज है ना, जो लैंग्वेज है उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना आना चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लैंग्वेज को लिखना आना चाहिए। जैसे मान लो कहीं पर आपको दिया ए बी के थर्ड राइट में बैठा हुआ है, ठीक है, अब आपका कहीं भी काम में नहीं आ रही वो इन्फॉर्मेशन, अभी आपको बाद में काम में लेनी है, तो आप और नीचे तक पढ़ते चले गए, आप वापस जाके ऊपर थोड़ी पढ़ोगे उसको, तो आप ऐसे लिख दोगे ए जो है ना वो बी के थर्ड राइट में बैठा हुआ है, ये लो, ए जो है वो बी के थर्ड राइट में बैठा हुआ है, तो इसी से समझ में आ जाएगा। तो ये पेपर पे साइड में लिख देंगे, थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म हो गई है, धीरे धीरे सीखेंगे इसको जब क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है, इससे क्या होगा, हमें वो इन्फॉर्मेशन एक तो भूलेंगे नहीं, ठीक है, और एक बार बार नहीं पढ़ेंगे, और बार बार पढ़ने से क्या होता है, कई बार हम कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हैं, कोई लैंग्वेज की लाइन मिस कर जाते हैं, उसके बाद में वो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाता, हम सोचते हैं कुछ तो मिसिंग है, कैसे करूँ इसको आगे। अगर मैंने उस लाइन को इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया तो वो मेरे पेपर पे रहेगा, जब मैं एग्जाम में सोल्व करूंगा, और पेपर पे जो चीज़ रहेगी वो मेरे आंखों के सामने रहेगी, वो मिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलो, तो सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लैंग्वेज को लिखना चाहिए। तो लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये बात आती है, तो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जो लैंग्वेज शुरू में काम में नहीं आ रही उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना आना चाहिए। सीख जाओगे धीरे धीरे जब मैं लिखूंगा चीज़ों को। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 2 है वो होता है कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करें। भाई क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करें, भाई क्वेश्चन में पहली लाइन से करें, दूसरी से करें, तीसरी से करें। आप बोल रहे थे सर अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी लाइन से स्टार्ट हो सकता है क्वेश्चन, तो कहां से स्टार्ट करें। देखो, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी होती है ना, उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, 2 ही टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। 2 टाइप की कैसे इंफॉर्मेशन होती है, पहली चीज, पहली जो इंफॉर्मेशन होती है जिसको सर्टेन इंफॉर्मेशन, सर्टेन या निश्चित हिंदी में अगर बोले, या फिर इसको मैं फिक्स इंफॉर्मेशन भी बोल देता हूं ऐसे ही जनरल भाषा में, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे मान लो ए जो है वो नॉर्थ साइड में देख रहा है, ए नॉर्थ साइड में देख रहा है, और ए के सेकंड राइट में सी बैठा हुआ है, तो ए का राइट किधर होगा, मेरे राइट के साइड में, क्योंकि नॉर्थ साइड में, तो ए का सेकंड राइट ये होगा, और यहाँ पे सी बैठा हुआ है, तो ये फिक्स इंफॉर्मेशन है कि ए यहाँ होगा और सी यहीं होगा। इसका कुछ भी नहीं हो सकता कि मतलब ये आपस में चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स हो गया, इसके अंदर अब कोई दूसरा केस नहीं बन सकता। तो एक सर्टेन निश्चित इंफॉर्मेशन होगी, एक फिक्स इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो अनसर्टेन या फिर अनिश्चित। ये देखो, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट, जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं वहां पे बहुत काम में आती है। अनसर्टेन या अनिश्चित मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है, इसका मतलब क्या होता है
जैसे यहाँ पे तो बोला गया कि ए की डायरेक्शन नॉर्थ साइड में है और ए के सेकंड राइट में सी बैठा हुआ है। अब मैं बोल दूं ए और सी के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है, बस ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है, तो ऐसे भी हो सकता है, ये बीच में एक बैठा हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है सी इधर हो, ए इधर हो। तो इसमें दो केस बन रहे हैं। तो ये एक अनसर्टेन इंफॉर्मेशन है, यानी कि फिक्स नहीं पता कि भाई किधर कौन बैठेगा, इसमें केसेस बन रहे हैं। तो दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। तो अनसर्टेन इंफॉर्मेशन काम में अगर लोगे तो केसेस ज्यादा बनेंगे, क्योंकि उसमें तो इसमें जैसे दो चांस बन रहे हैं, और सर्टेन इंफॉर्मेशन लोगे काम में तो केसेस कम बनेंगे। तो हमेशा जो स्टार्टिंग होती है, कोशिश ये करना होता है कि सर्टेन फिक्स इंफॉर्मेशन से करें, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा, और अगर नहीं हो पाती है तो ये कोई हार्ड रूल नहीं है। मतलब ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सर्टेन निश्चित इंफॉर्मेशन को हमेशा प्रायोरिटी देनी है, हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। जब भी आपके सामने पेपर के ऊपर कुछ 3-4 इन्फॉर्मेशन लिखी रहो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं एक डायग्राम में कौन सी इन्फॉर्मेशन काम में, तो फिक्स इन्फॉर्मेशन, सर्टेन इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है कि हाँ इस वाली से निकल सकता है, इससे ज़्यादा चांस है, नहीं दूसरी वाली से तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमेशा सर्टेन और फिक्स इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो अगर आपकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग अगर किसी फिक्स इन्फॉर्मेशन से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाती तो अनसर्टेन से भी करनी पड़ जाती है बहुत बार, लेकिन हमेशा प्रायोरिटी इसी को देनी है। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन के अंदर दो केस तक बन रहा है, ठीक है, पहली लाइन से ही मान लो आपने पढ़ा और दो केस बन रहे हैं, तब आप उसी पहली लाइन से भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी पहली लाइन से भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पहली लाइन में दो केस बने और फिर उससे अगली लाइन में उसके 4 केस बन गए, तो उसकी अगली लाइन को अभी उसमें पुट मत करके 4 केस नहीं बनाना है, उसको साइड में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख दो, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में। मतलब कोशिश ये करनी है कि 2 केस से ज्यादा नहीं बने, ज्यादा से ज्यादा 3 केस, कि भाई 2 केस बनाते गए लास्ट में जाके एक केस फिर से 2 केस में डिवाइड हो गया, तो 3 केस हो गए एक तरीके से, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 3 केस, ऐसा नहीं कि 4, 5, 6 केस बना लिए तो फिर वही काम थोड़ी रह गया हमारे पास में, ठीक है। तो जब स्टार्ट कर रहे हो किसी पॉइंट से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इससे एक ही केस बन रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, ऐसे बोला स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है। अब आपको इसमें ऐसे बोला गया है कि ये जो ए है ना, ए के सेकेंड राइट के अंदर बी बैठा हुआ है, ठीक है। और आपको ऐसे बोला कि कुछ लोग कोनों पर बैठे हैं, कुछ लोग साइड के बीच में बैठे हैं, और कुछ लोगों की फेसिंग आउटसाइड है, कुछ लोगों की फेसिंग इनसाइड है। तो इसमें कोने भी इंपॉर्टेंट हो गए, फेसिंग भी। तो हो सकता है आपका जो ए है वो इस कोने पर बैठा हो, एक कोने पर बैठा हो और उसकी फेसिंग इनसाइड हो सकता है कोने पर बैठा हो फेसिंग आउटसाइड हो सकता है किसी लाइन के बीच में बैठा हो फेसिंग आउटसाइड हो सकता है किसी लाइन के बीच में बैठा हो और फेसिंग इनसाइड हो। 4 केस बन गए, तो क्या मुझे इससे स्टार्ट करना चाहिए? नहीं। किसी लाइन में ऐसे बोलेगा कि सी है जो कि कोने पर बैठा है और उसकी फेसिंग सेंटर की साइड है, उससे स्टार्ट करेंगे। या फिर ऐसे एटलीस्ट ये तो बोल दे कि डायरेक्शन दे दे या कोना दे दे, कुछ तो दे, तब हम कम से कम 2 केस से स्टार्ट कर लें। लेकिन इससे थोड़ी स्टार्ट करेंगे, इससे तो कोई क्वेश्चन बहुत उलझ जाएगा। तो एक आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ऐसा होना चाहिए उसमें 2 से ज़्यादा केसेस ना बने। दूसरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें एक चीज़ और देखनी है कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो ए और बी के बारे में बोल रहा है, ए और बी के बारे में बोल रहा है पहली लाइन में, उससे 2 केस बन गए। अब आगे की जो इन्फॉर्मेशन है ना उसमें ए और बी के बारे में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ए और बी से लिंक करेगा तभी तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। मान लो पहली लाइन में ए और बी के बारे में दे दिया और उसमें मान लो एक ही केस में क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, लेकिन उसके बाद में ए और बी से लिंक ही नहीं मिल रहा है, फिर आगे और एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे ए और बी से क्वेश्चन कर पाओगे? तो एक बात का और भी ध्यान देना है कि जो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उसका लिंक आगे बैठना चाहिए, उसके कोई रिलेशन होना चाहिए दूसरे एलिमेंट्स के साथ में भी, तभी जाके क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बढ़ेगा ही नहीं। तो अब बोलोगे सर इसको पता कैसे करेंगे? एक सरसरी निगाह क्वेश्चन के ऊपर मार लिया करो। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर शुरू के अंदर एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं मान लेता हूँ इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता हूँ W और Y से। तो एक थोड़ा सा मतलब एक सेंस लगाओ, क्या W और Y और कहीं पे दिख रहा है आपको? आगे देखो W ये रहा, ठीक है।
डब्लू ये रहा, तो आपका डब्लू से रिलेशन आप क्वेश्चन की ओर देखोगे तो आपको लग रहा है कि यार पहली लाइन से आगे रिलेशन बैठ जाएगा, क्योंकि उस एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन आगे बात कर रहा है। तो एक बार थोड़ा सा ऐसे सरसरी निगाहों से देखोगे तो पता लग जाता है चीज़ों को, कुछ पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है तो रिलेशन बैठेगा ही। कोई बाय द वे क्वेश्चन में हो सकता है कि भाई इतना ध्यान देने के बाद में भी हमारी स्टार्टिंग खराब हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। ओवरऑल में अभी फिर से एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को, सबसे पहले आपको जो बेसिक रूल्स थे डायरेक्शन के वो पता होने चाहिए। उसके बाद में आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और लैंग्वेज को सिंबल में लिखना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट था आपको स्टार्टिंग सही जगह से करनी है। स्टार्टिंग ऐसी जगह से करनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है कि फिक्स इन्फॉर्मेशन या सर्टेन इन्फॉर्मेशन से करें ताकि केस कम से कम बने, या फिर अगर आप पहली लाइन में 2 केस बन रहे तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिक्स अनफिक्स ये इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ का आगे भी ध्यान रखना है कि आगे उस इन्फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। अब हम लोग बाकी चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। चलो भाई पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस की साइज आज छोटी रहेगी क्योंकि सॉल्व करने के लिए भी जगह चाहिए, और आप एक लैंग्वेज में क्वेश्चन ले आते हैं तो आप बोलते हैं कि सर हिंदी में नहीं आया, हिंदी में ले आएंगे तो अंग्रेजी वाले बोलेंगे कि सर अंग्रेजी में क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को कराने का प्रयास किया है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लैंग्वेज को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे भाई, और मैं आराम आराम से सोल्व कराऊंगा, आपको एग्जाम में इतना समय नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो, ठीक है। 8 people A, B, C, D, W, X, Y and Z are sitting in a circle facing the center, यानी कि फेसिंग जो है वो सेंटर में, और 8 लोग बैठे हुए हैं। तो बना लूं क्या मैं सबसे पहले ये बना लेता हूं, चलो। अरे यार सॉरी, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बना दिया है यहाँ पे। इस सर्कल में कितने लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं। तो ये सर्कल का एक सेंटर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 लोग ऐसे बैठे हुए हैं। अब सबकी फेसिंग किधर है बताए, वही इसने क्या बोला है, फेसिंग सेंटर। सारे के सारे लोग सेंटर की ओर फेसिंग कर रहे हैं। मैं जब आउटसाइड इनसाइड मिक्स होगा वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, लेकिन पहले आप अगर फेसिंग सेंटर है तो उसको कैसे करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए लूंगा वरदान बैच के अंदर, जो सिटिंग अरेंजमेंट और डीआई के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से 8 लोग बैठे, सबकी फेसिंग सेंटर है। तो ऐसे तीर बनाने की जरूरत नहीं है, तीर तभी बनाना है सेंटर आउटसाइड जब दोनों मिक्स हो। यहाँ पे तो सबको पता है कि अंदर की ओर देख रहे हैं, तो कुछ भी और बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब लेकिन एक चीज का आपको ध्यान में रखना है, जब सेंटर फेसिंग होती है तो लेफ्ट राइट क्या होता है। अब ये हमेशा लिखना नहीं है, लेकिन अगर मान लो कोई एकदम से बिगिनर बच्चा है ना, जो एकदम से मतलब सीख ही रहा है, वो ऐसे साइड में लिख सकता है अपने पेपर के ऊपर, एग्जाम में नहीं लिखना है अभी प्रैक्टिस के टाइम पे। भाई जब सेंटर की ओर फेसिंग होती है तो राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। धीरे धीरे फिर क्या होगा, क्योंकि जब वो क्वेश्चन सोल्व करेगा तो इस क्वेश्चन के ऊपर अब उसको दिमाग लगाना है। अगर वो लेफ्ट राइट के चक्कर में फंस जाएगा तो वो क्वेश्चन दिमाग नहीं लगा पाएगा, और क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएगा तो ना तो ये सीख पाएगा ना ये सीख पाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, ऐसे कोने में ऐसे लिख लिया करो, पेपर के ऊपर कहीं पे भी लिख लिया करो, ताकि जब भी आपको लेफ्ट राइट जाना हो तो उसके इसकी साइड देख लिया करो कि किधर मुझे चलना है, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे इस हैबिट को आपको छोड़ना होगा, ठीक है। तो अभी मैं सीधा ही आप लोगों को वैसे ही करूंगा, लेकिन अगर आप नए हैं लोग हैं तो आप ऐसे लिख के आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। All 8 people are from different places, ओखला, द्वारका, लाजपत नगर, चाणक्यपुरी, साकेत, मेहरौली, रोहिणी एंड करोल बाग। ये नाम लिखे हुए हैं, दिल्ली के कुछ एरिया के नाम है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर के अंदर हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, ध्यान रखना है क्वेश्चन आप कहाँ तक पढ़ते हो। आप देखना भाई, W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। बताओ ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है या फिर कैसी इन्फॉर्मेशन है। सबकी फेसिंग पता ही है और लेफ्ट राइट एग्जैक्टली पता ही है, तो फिक्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैंने देखा W और Y, तो मैंने देखा फिर W देखो यहाँ भी आ रहा है, W आगे भी आ रहा है, तो W से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है क्योंकि इसका लिंक भी बैठ रहा है आगे, ठीक है। तो इसका मतलब W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y, तो Y को यहाँ बिठा दिया, Y के थर्ड लेफ्ट में W बैठा है। अब देखो 2 एलिमेंट है यहाँ पे, नाम दिया गया और अलग अलग जगह रहने की दी गई है। तो जो छोटा लिखने में छोटा होता है ना, उसको अंदर की साइड लिख लिया, जैसे नाम है वो मैं अंदर की साइड लिखूंगा, तो मैंने Y को अंदर लिख लिया,
ठीक है। और जो जहाँ पे ये रहेगा ना, द्वारका में, ओखला में, कहाँ रहेगा, वो बाहर लिख दूंगा, ताकि इससे क्या है ना, थोड़ा मिक्स ना हो। तो मैंने वाई अंदर लिख दिया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाई रह रहा है। अगर मैं यहाँ पे वाई को मान सकता हूँ कहीं पर भी लेफ्ट राइट जाने के लिए, सर्कल में आप कहीं पर भी मान सकते हो, यहाँ पे मैंने वाई को मान लिया, ठीक है। अब डब्लू जो है ना, इसके थर्ड लेफ्ट में बैठता है, तो थर्ड लेफ्ट का मतलब क्या होगा भाई, राइट, मतलब लेफ्ट का मतलब क्या होगा, थर्ड लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, यही होगा ना, अंदर की साइड फेसिंग है तो, ठीक है। तो 1 2 3 नंबर पे कौन बैठेगा, डब्लू बैठेगा। तो यहाँ पे मैंने डब्लू को बैठा दिया, एक ही केस बना। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु इज फ्रॉम द्वारका इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई, डब्लू, सॉरी वाई नहीं, डब्लू, इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, एंड डब्लू इज नॉट फ्रॉम ओखला, ठीक है। तो सबसे पहले तो डब्लू ओखला से नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे जब नेगेटिव इंफॉर्मेशन होती है ना, तो ओखला से डब्लू नहीं है, ऐसे लिख दिया करो। ओखला से क्या है, डब्लू नहीं है। बोला क्या है, डब्लू इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, द पर्सन हु इज फ्रॉम द्वारका इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू। तो डब्लू का इमीडिएट राइट क्या है, डब्लू ये रहा। और राइट क्या होता है इसके अंदर, जब अंदर की साइड फेसिंग होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इस साइड में, तो डब्लू के इमीडिएट राइट ये है। अगर डब्लू के राइट बोलता तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, सारी राइट है इस साइड से, ठीक है। लेकिन इमीडिएट राइट बोला है, लैंग्वेज में ध्यान देना, इमीडिएट राइट का मतलब जस्ट पास वाला राइट, तो इमीडिएट राइट का मतलब ये वाला राइट। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, जो बंदा द्वारका से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने द्वारका लिख दिया, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीजें, क्या हो रहा है भाई ये, हाँ सॉरी, बी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ जेड, ठीक है। अब इसने बोला कि बी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ जेड, इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो क्या, मुझे बताओ। ये जो बी के बारे में बोल रहा है, बी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ जेड, इस डायग्राम में कहीं पे कुछ लिख सकते हो आप, नहीं लिख सकता हूं, तो ऐसे जबरदस्ती इसके अंदर घुसाने की जरूरत नहीं है, साइड में लिख दो इसको, बी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ जेड, ठीक है। तो जेड के फोर्थ राइट में बी बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे साइड में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं फिर, इसने बोला जेड इज नॉट नाइबर ऑफ वाई, जेड वाई का नाइबर नहीं है, तो इसका मतलब जेड ना तो यहाँ पे बैठेगा और जेड ना यहाँ पे बैठेगा, इन दोनों जगह में से कहीं भी नहीं बैठेगा जेड, तो मैंने काट दिया, ठीक है। ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझना है, फिर आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी, प्रोसेस अच्छे से समझते रहो। ये मैंने साइड में लिख दिया, तो अभी तक कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। नाइदर बी नोर जेड इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ डब्लू, ना तो बी और ना ही जेड डब्लू का इमीडिएट नाइबर है, तो बी और जेड में से डब्लू के पास में कोई नहीं बैठ सकता, बी और जेड में से, सॉरी, बी और जेड में से डब्लू के पास में कोई नहीं बैठ सकता, तो इमीडिएट नाइबर नहीं हो सकते, यानी कि बी और जेड में यहाँ भी नहीं बैठ सकता, बी और जेड यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, ठीक है। अब देखो जेड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी ना, जेड यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो इस वाली इन्फॉर्मेशन को आप काम में ले सकते हो आप, क्योंकि जेड यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, तो बची को कितनी जगह है वहां पे बिठा के देख लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जेड को बिठा के देखता हूँ, तो जेड को आप यहाँ भी नहीं बैठा सकते, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो कौन कौन सी जगह बच गई जेड के लिए, एक तो ये जगह बच गई जेड के लिए, ठीक है। और कौन सी बच गई, एक ये जगह बच गई जेड के लिए, और तो कहीं यहाँ बिठा ही नहीं सकते, देखो, ठीक है, और तो कहीं यहाँ बिठा ही नहीं सकते, दो जगह बच गई, तो इनमें अब फोर्थ राइट पे बी बैठ सकता है, उसी पे वो बिठा लेंगे। राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अगर जेड यहाँ पे बैठ सकता है तो राइट चलो फोर्थ पे, 1 2 3 4, ठीक है। तो बी यहाँ पे आएगा, क्या बी यहाँ पे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, क्योंकि बी के तो क्रॉस लगा हुआ है, तो इसका मतलब जेड यहाँ नहीं आएगा, तो एक ही जगह बची, तो जेड यहाँ आएगा फिर। तो जेड के फोर्थ राइट में एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, यहां बताओ बी बैठ सकता है क्या, बैठ सकता है आराम से, इस जेड को अंदर लिखना है भाई, ठीक है। तो ये जेड, जैसे ये इन्फॉर्मेशन काम में ली, इसको काट देना अपने पेपर में। काटने का मतलब क्या है, कई बार क्वेश्चन लास्ट में फंस जाता है और हमें पता नहीं लगता क्या छोड़ दिया मैंने, क्या काम में नहीं लिया, जिसकी वजह से क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा। तो अगर आपने काटा नहीं होगा कुछ भी, तो आप बार बार में उन इन्फॉर्मेशन को भी चेक करोगे जो आपने यूज में ले चुकी है, लेकिन अगर इसको मैंने काट दिया तो मेरे दिमाग में ये रहेगा, ये तो मैंने यूज में ले लिया, इस पर दिमाग नहीं लगाना है, कुछ बचा होगा उस पर दिमाग लगाना है, इसलिए काट दिया करो जैसे यूज में ले लिया। आगे बढ़ते हैं। एक्स इज फ्रॉम चाणक्यपुरी एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द्वारका, द्वारका से जो बंदा है उसके थर्ड राइट में चाणक्यपुरी वाला है बंदा है, जो कि कौन है, एक्स है। तो द्वारका से थर्ड राइट, देखो द्वारका से थर्ड राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड में जाएंगे, तो 1 2 3 नंबर, 3 नंबर पे आएगा, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एक्स बैठा है, और जो कि कहां से है, चाणक्यपुरी से है, ठीक है, चाणक्यपुरी,
ठीक है, आपको ऐसे ओवरलैप नहीं करना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन फ्रॉम मेहरौली सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हुई चाणक्यपुरी। मेहरौली से जो बंदा है ना वो सेकेंड लेफ्ट में बैठा है चाणक्यपुरी वाले से। चाणक्यपुरी वाला ये रहा सेकेंड लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। तो एक दो क्लॉकवाइज जैसे होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, मेहरौली से जो बंदा है। तो यहाँ पे कौन बैठा है, मेहरौली। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, MH कुछ भी शॉर्ट में लिख सकते हो जिसमें आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, मैं हर एक बंदे को समझ में आना चाहिए, देखने वाले को, हर एक स्टूडेंट को, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ पूरा पूरा। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। द पर्सन फ्रॉम रोहिणी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू। जो बंदा रोहिणी से है ना वो सेकेंड लेफ्ट में बैठा है डब्लू से। द पर्सन फ्रॉम रोहिणी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू। डब्लू से सेकेंड लेफ्ट में। तो सेकेंड लेफ्ट का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज क्या होगा, इधर साइड में। तो एक दो, तो ये वाला कौन है भाई, रोहिणी से है। ये लो रही है, रोहिणी से हो गया। ठीक है, सेकेंड लेफ्ट में। आगे बढ़ते हैं। ए हु इज फ्रॉम लाजपत नगर। ए जो कि लाजपत नगर से है, ए किससे नगर से, लाजपत नगर से है। इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड जेड। एक्स एंड जेड के एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है। एग्जैक्टली बीच का मतलब एकदम बीच के अंदर, ऐसे नहीं कि एक्स जेड के बीच में कहीं भी बैठा दोगे, एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है, यानी मिडिल में बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे हिंदी में अगर यहाँ पे बोलोगे वह एक्स और जेड के ठीक बीच में बैठा हुआ है। ठीक बीच का मतलब एकदम से बीच में बैठा हुआ है, यानी कि अगर ए और बी यहाँ पे हैं तो इनके बीच में सी एग्जैक्टली ये बीच में हो गया। ये भी एग्जैक्टली बीच में ही है, एक बंदा छोड़ दो, ये भी एग्जैक्टली बीच में ही है। ठीक है ना, एग्जैक्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि इस सी को यहाँ पे दो बंदे इधर छोड़ दो और सी यहाँ बिठा दी, ये एग्जैक्टली बीच में नहीं है। ठीक, एग्जैक्टली बीच का मतलब दोनों साइड से डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसको काट दिया, एक बार बस लैंग्वेज समझाना चाह रहा था। तो एक्स और जेड के ठीक बीच में ए बैठा हुआ है, तो एक्स कहाँ पे है, जेड कहाँ पे, एक्स ये रहा, जेड ये रहा। ठीक है, अब एक्स और जेड के ठीक बीच की जगह कौन कौन सी है। ठीक बीच की जगह आपको नॉर्मली ये समझ में आ रहा होगा सर, एक्स और जेड के ठीक बीच की जगह तो ये है, ये रहा, देखो ये रही, ये नहीं है अकेली। एक्स और जेड के इस क्वेश्चन में तो चलो इस पे तुक्का लग जाएगा आपका, लेकिन मान लो किसी और क्वेश्चन में ना लगे तो एक्स और जेड के ठीक बीच में जगह एक तो ये भी है और ये वाली जगह भी एक्स और जेड के ठीक बीच में ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स और जेड के यहाँ पे बीच में बैठा हुआ है तो कोई भी नहीं है बीच में। यहाँ देखो एक्स से देखोगे दो बंदे छोड़ के मैंने इसको बिठाऊंगा, और जेड से देखो दो बंदे छोड़ के, तो एकदम बराबर बराबर डिस्टेंस ही तो है बीच के अंदर। एक्स से भी दो बंदे छोड़े, यहाँ पे द्वारका वाला आ गया, ये जेड से भी दो बंदे छोड़े, यहाँ पे द्वारका वाला आ गया। तो ये भी एक्स और जेड के ठीक बीच में है, ये भी एक्स और जेड के ठीक बीच में ही है। लेकिन यहाँ तो पहले द्वारका वाला बंदा बैठा है ना, जबकि ए तो लाजपत नगर से है, तो यहाँ पे तो लाजपत नगर आ नहीं सकता क्योंकि पहले से ही द्वारका लिखा हुआ है। तो ए फिर यहीं पे बैठेगा, ये यहाँ तो बैठ नहीं सकता, लेकिन दोनों ही ठीक बीच में है। ये ए यहाँ बैठ नहीं सकता इसलिए यहाँ बैठेगा, क्योंकि ये द्वारका से है और ए लाजपत नगर से है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। लाजपत नगर को LN लिख रहा हूं मैं। ठीक है, लाजपत नगर, समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। द पर्सन फ्रॉम साकेत इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम लाजपत नगर। द पर्सन फ्रॉम साकेत इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम लाजपत नगर। लाजपत नगर के सेकेंड राइट में देखना है। तो लाजपत नगर ये रहा, उसका सेकेंड राइट का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एक दो सेकेंड राइट ये, और यहाँ पे कौन बैठेगा, साकेत से जो बंदा है, तो ये आ गया साकेत। ये लो जी, आगे बढ़ते हैं। सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। सी जो है वो एक्स के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। एक्स कहाँ है भाई, एक्स एरिया, और लेफ्ट का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। ठीक है, और कितने नंबर पे, थर्ड लेफ्ट में, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो एक दो तीन, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो ये सारे लोग हो गए, कौन बच गया भाई, है ना। यहाँ पे कौन कौन थे, ABCD और WXYZ। तो ABCD में से सारे बैठ गए क्या, A बैठ गया, B बैठ गया, C बैठ गया, D नहीं बैठा, और XYZ में तो सारे बैठ गए, WXYZ सारे बैठ गए। तो यहाँ पे सिर्फ इन आठों में से एक ही बंदा है ऐसा जो नहीं बैठा, वो है D। तो एक ही जगह बची है, देखो यहाँ पे बैठ गया, सब जगह बैठ गया, यही तो जगह बची है, तो D यहीं बैठेगा, और कहीं तो कोई जगह ही नहीं है D के लिए, D यहाँ बैठ गया। देखो भाई, अब देखो यहाँ महरौली है, यहाँ द्वारका है, यहाँ चाणक्यपुरी है, यहाँ लाजपत नगर है, रोहिणी है, साकेत है। इस वाली जगह पे और इस वाली जगह पे नहीं पता मुझे क्या बैठेगा, दोनों जगह पे नहीं बैठा। लेकिन मुझे एक चीज पता है, यहाँ ओखला वाला नहीं हो सकता। तो ओखला वाला दो ही तो जगह बची है, या तो ओखला यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो ओखला फिर यहीं होगा।
क्योंकि यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ पे तो क्रॉस लगा हुआ है ना, इसलिए देखो पुरानी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिखने से कितना फायदा हो गया, हम दोबारा जाके थोड़ी पढ़ते उसको। ठीक है, तो ओखला यहाँ पे होगा, ये लो ओखला। एक जगह बच गई, वो देख लो भी कौन सी जगह बच गई। ओखला, द्वारका, लाजपत नगर, चाणक्यपुरी, साकेत, महरौली, रोहिणी, करोल बाग। करोल बाग बच गया भाई, करोल बाग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जो है करोल बाग, करोल बाग को मैं के भी लिख रहा हूँ करोल बाग, तो यहाँ पे करोल बाग होगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक है जी, तो इस तरीके से, इस अप्रोच से अगर क्वेश्चन करोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन होगा। और ये IBPS PO में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि आप इसको हल्के में लोगे। एक वेरिएबल के साथ में क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत सारे ट्विस्ट के साथ में क्वेश्चन है, और इसका फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको कैसे सोल्व करना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ओखला से संबंधित है। ओखला से संबंधित कौन सा व्यक्ति है भाई, देखना, ओखला से संबंधित व्यक्ति कौन सा है। ओखला से संबंधित व्यक्ति कौन है, वाई है। ठीक है, तो ओखला से संबंधित व्यक्ति कौन है, वाई है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला इसने क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला है बी के संदर्भ में ए का स्थान क्या है। ठीक है, बी के संदर्भ में ए का स्थान क्या है, तो बी को देखो, ए को देखो। ठीक है, बी के संदर्भ में ए का स्थान क्या है। अरे एक सेकंड रुकिएगा भाई, पूरा हिल गया है। तो बी के संबंध में ए का स्थान क्या है, तो बी के संबंध में ए का स्थान देख रहा है, तो बी से ए किधर है, इस साइड नाप लेते हैं। ठीक है, कम डिस्टेंस इधर, इधर से नापेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस है, दोनों साइड से ये आंसर में हो सकता है। तो पहले एक साइड से नाप के देख लेते हैं। इस साइड जाऊंगा तो ये कौन सी दिशा है बताना भाई, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है, राइट डायरेक्शन। तो 1 2 3 थर्ड राइट हुआ कि नहीं, बी से थर्ड राइट हो गया है, तो बी से थर्ड राइट, थर्ड टू द राइट, ये लो आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब सी से घड़ी की विपरीत दिशा में गणना की जाती है तो जेड और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। हाउ मेनी पीपल्स आर सिटिंग बिटवीन जेड एंड सी व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम सी। सी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना है, सी से जेड के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो सी कहाँ है भाई, सी ये रहा, सी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे काउंट करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट किया तो 1 2 3 4 लोग बैठे ना सी और डी के बीच में, कितने लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं। काउंट ऐसा ही करना है क्योंकि उसने बोल दिया कि सी से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो यही है। तो 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है जी, आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। इसने क्वेश्चन ने बोला है दी गई उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब इनमें अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको डायग्राम में जाके पता करना है कि इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आपको ये पता करना है कौन सा गलत है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोला सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ करोल बाग। ठीक है, सी करोल बाग के इमीडिएट राइट में, तो डायग्राम में जाओ भाई, सी करोल बाग के इमीडिएट राइट में, तो ये रहा करोल बाग, करोल बाग से एंटी क्लॉकवाइज चला तब राइट आता है, और उसके देखो राइट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही था। ये तो ये जो हमने बोला सबसे पहला वाला, ये तो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ा, द पर्सन फ्रॉम लाजपत नगर इज थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम महरौली। महरौली के थर्ड राइट के अंदर कौन है, लाजपत नगर है। महरौली के थर्ड राइट में लाजपत नगर है, तो महरौली देखो कहाँ है, महरौली है, महरौली से थर्ड राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 चला तो लाजपत नगर आ गया। इसका मतलब ये भी इसने क्या बोला है, बिल्कुल सही बात बोला है। तो ये भी आपका करेक्ट हो गया, बी का भी। सी में देखा द पर्सन फ्रॉम द्वारका इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन करोल बाग एंड द साकेत। करोल बाग और साकेत के एग्जैक्टली बीच में द्वारका बैठा हुआ है, देख लेते हैं। करोल बाग और साकेत, ये रहा करोल बाग और ये रहा साकेत, इनके एग्जैक्टली बीच के अंदर कौन बैठा हुआ है, किसका नाम लिया था उसने, भूल, मतलब आपके सामने रहेगा क्वेश्चन, आपको बार बार ऐसे नहीं करना, द्वारका। ठीक है, करोल बाग और साकेत के एग्जैक्ट बीच में बैठा है, क्या द्वारका दिख रहा है आपको, यहाँ करोल बाग यहाँ साकेत, इनके बीच में बैठा है, कहीं पे करोल बाग नहीं बैठा है। तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। तो ये वाला गलत हो गया, तभी यही आंसर है आपका, आंसर यही है।
ऑप्शन नंबर सी। इसने यही पूछा कि गलत कौन सा है, आगे के चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही सही होगा, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ये ऑप्शंस आपको हिंदी में भी दिए होंगे, यहाँ पे क्या है ना, मैंने मतलब बहुत जगह और घेर लेते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश में ऑप्शन दे दिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? इस क्वेश्चन की ये खासियत है कि इसमें सारे लोग सेंटर की ओर नहीं देख रहे हैं और ना ही सारे लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। इसमें मिक्स है फेसिंग, कुछ लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड सेंटर देख रहे हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखते हैं भाई। चलो आ जाओ। 8 फ्रेंड्स M, N, O, P, Q, R, S and T are sitting around a circular table with equal distance between them but not necessary in the same order। ठीक है, तो ये जो 8 बंदे हैं ये एक सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर विद सम ऑफ फेस आउटसाइड। हमें ये भी नहीं पता कितने सेंटर देख रहे हैं कितने आउटसाइड, कई बार इसे बोलता है 4 सेंटर 4 आउटसाइड, लेकिन इसने बोला कि कुछ तो सेंटर की ओर देख रहे हैं, कुछ सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कितने लोग सेंटर देख रहे हैं कितने लोग सेंटर के बाहर की ओर देख रहे हैं। तो हमें डायरेक्शंस का कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहली लाइन में हमें क्या बोल रहा है, ओ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। अभी देखो, अब मैं 8 बंदे तो देखो ऐसे ही बैठेंगे, 8 लोगों की जगह तो बना ही देता हूं मैं, लेकिन अब इन सबका मतलब सेंटर की साइड फेसिंग या आउटसाइड सेंटर ये हमें नहीं पता, तो अभी कुछ बनाएंगे नहीं, तीर यहाँ पे बनाने पड़ेंगे अब। ठीक है, कि अंदर की साइड होगा तो अंदर की साइड तीर बनाएंगे, बाहर की साइड होगा तो बाहर की साइड तीर बनाएंगे। अब इसे बोला ओ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। अभी तक देखो इसके अंदर फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ओ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। आर की फेसिंग इनसाइड है आउटसाइड हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन आगे देखिए क्या बोल रहा है, आर फेसेस सेंटर, यानी कि आर की फेसिंग दे दी मुझे, सेंटर की ओर देख रहा है, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। इसका मतलब मैं आर को कहीं पर भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो आर को मैंने यहाँ पे मान लिया और आर की फेसिंग सेंटर है तो ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, इस बार आर को बाहर ही लिख सकता हूँ क्योंकि दूसरा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आर ही लिखना है। ठीक है, अब आर के सेकेंड राइट में ओ बैठा हुआ है, तो सेकेंड राइट करो भाई, सेकेंड राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ओ। अब ओ की फेसिंग नहीं पता आपको, तो ओ की फेसिंग मत लिख देना किधर भी, फेसिंग निकालते कैसे वो इस क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा मैं। अब बोला ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ओ एंड एन आइदर फ्रॉम ओज राइट और ओज लेफ्ट। 2 बंदे बैठे हुए हैं ओ और एन के बीच में। अब ओ और एन के बीच में 2 बंदे बैठे हुए हैं, तो या तो इस साइड बैठ जाएंगे, 2 बंदे छोड़ दो, 1 2 यहाँ एन बैठ जाएगा, या फिर 1 2 यहाँ छोड़ के यहाँ एन बैठ जाएगा। एन यहाँ भी बैठ सकता है, एन यहाँ भी बैठ सकता है। 2 केस बन गए, तो 2 केस तक हम झेल सकते हैं, तो 2 केस बना लो फिर। 2 से ज्यादा बनते तो हम नहीं झेलते फिर। ठीक है ना, तो 2 केस बन रहे थे, तो दूसरा केस हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो दूसरा केस यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे बना देता हूँ भाई, ये आर यहाँ पे बैठा हुआ है और ये ओ यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इस केस में मैंने माना कि 1 2 छोड़ के एन यहाँ बैठ गया, इस केस में मान लेता हूँ 1 2 छोड़ के एन यहाँ बैठ गया, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इन 2 केसेस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। अब जो एस है ना वो ओ के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। अब ध्यान देना इस पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना, जब इनसाइड आउटसाइड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी आईबीपीएस पीओ में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान दो थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और अगर नहीं मतलब इससे थोड़ा सा और लेवल भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर आप ऐसे क्वेश्चन करने सीख जाओगे तो फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में हम और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन पहली क्लास है इसीलिए ऐसा चल रहा है, तो कोई ऐसा नहीं सोचे कि सर लेवल कैसा है कैसा नहीं है, आप दिमाग मतलब आप बस क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से हम जिस प्रोसेस के थ्रू उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं वो आप समझने की कोशिश करें। चलो अब ध्यान से समझना डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। इसने बोला इस लाइन के अंदर एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। जब हमें किसी की डायरेक्शन नहीं पता, इस ओ की डायरेक्शन नहीं पता कि ये फेसिंग नहीं पता, डायरेक्शन फेसिंग नहीं पता कि सेंटर की साइड है आउटसाइड सेंटर है, फेसिंग पता ही नहीं है हमें, और अब इसके बारे में बोल दिया कि एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। अब सर इसकी फेसिंग अंदर मानूं बाहर मानूं, केस बनाने लग गए तो इसमें अंदर इसमें बाहर, तो 2 केस बन जाएंगे। केस वेस कुछ नहीं बनाने, आप सबसे पहले इसको राइट लेफ्ट छोड़ो भाई। ओ की फेसिंग इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, तो इसका राइट इधर भी हो सकता है, इसका राइट इधर भी हो सकता है, किधर भी तो हो सकता है इसका राइट, किसी भी साइड हो सकता है इसका राइट। तो आप एक बार लेफ्ट राइट पे तो सोचो ही मत, लेफ्ट राइट पे बिल्कुल भी मत सोचो। आपको सोचना क्या है वो मैं बताता हूं।
आपको सिर्फ इतना सा सोचना है, इसने पोजीशन क्या बोली है, डायरेक्शन छोड़ो, मतलब जो लेफ्ट राइट छोड़ो, पोजीशन क्या बोली है, उसने बोला सेकंड, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, तो ओ से सेकंड पोजीशन देखो दोनों साइड, तो ओ से सेकंड पोजीशन देखिए तो इस साइड तो आर बैठा हुआ है पहले से, तो क्या यहाँ पे एस आ सकता है, नहीं आ सकता, बस ऐसे ही जुगाड़ बैठेगा हर क्वेश्चन के अंदर। तो इस साइड से दो पोजीशन, इस साइड से जब मैंने दो पोजीशन ली तो यहाँ एस बैठ नहीं सकता, इस साइड से दूसरे नंबर की पोजीशन ली तो यहाँ एस बैठ गया, देखो बैठ गया, देखो एस, तो इधर ही बैठेगा एस, ऐसे नीचे वाले केस में देखा, दूसरी पोजीशन पे तो देखो यहाँ पे आर बैठा हुआ है पहले से, तो इधर तो बैठ ही नहीं सकता एस, तो एक दो इधर ही बैठेगा एस, दूसरी जगह पे इसको जगह ही नहीं है। अब इस लाइन को एक बार दोबारा देखो, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, अब एस की मजबूरी है यहीं बैठेगा एस, यहाँ बैठ नहीं सकता। अब बोला है कि एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ के राइट में एस है, तो ये वाली डायरेक्शन ओ के राइट हो गई कि नहीं होगी, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज ओ के लिए क्या है, राइट है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज राइट किस केस में होता है, जब फेसिंग सेंटर की ओर हो, तो इसका मतलब इसकी फेसिंग किधर हो गई, सेंटर की ओर होगी। तो यहां से हमारी डायरेक्शन निकल के आई अपने आप ही। क्या प्रोसेस किया, पहले लेफ्ट राइट पे ध्यान नहीं दिया, सीधा का सीधा मैंने ये देख लिया कि सेकंड पोजीशन पे ध्यान दो, सेकंड पोजीशन पे एक जगह पहले से बंदा बैठा हुआ था, तो उसकी मजबूरी होगी दूसरी जगह बैठेगा ही बैठेगा। अब ये वाली जो पोजीशन है ना, ये ओ के लिए सेकंड राइट है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज ओ के लिए राइट हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज राइट किस केस में होता है, जब फेसिंग सेंटर की ओर हो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, इसने बोला टी सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के इमीडिएट राइट में टी बैठता है। अब इमीडिएट राइट का मतलब इमीडिएट बगल में बैठेगा कहीं पे, लेफ्ट राइट छोड़ो, तो वही प्रोसेस दोबारा से, एन के जस्ट बगल में देखा मैंने, यहाँ तो एस बैठा हुआ है इस साइड, तो अगर टी को इमीडिएट राइट में कहीं भी इमीडिएट एकदम एन के पास बैठना है, तो इधर तो एस बैठा हुआ है, तो टी को यहीं बैठना पड़ेगा, और इस वाले में देखो एन के इमीडिएट इधर तो क्या बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है, तो टी को इमीडिएट इधर ही बैठना पड़ेगा। अब इसने बोला कि टी इमीडिएट राइट है, तो इमीडिएट राइट का मतलब एन के इमीडिएट राइट, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है वो एन के इमीडिएट राइट हो गई। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इमीडिएट राइट कब हो सकती है, जब फेसिंग आउटसाइड सेंटर हो, तो यानी कि एन की जो फेसिंग है ना वो बाहर की साइड है। ये लो, अब ये तो मैं लिख लिख के आपको डायरेक्शन बना बना के बता रहा हूँ, आपको हैबिट बनानी पड़ेगी एग्जाम में, कि सीधा आपने देखा कि भाई क्लॉकवाइज ये राइट बोल रहा है तो इसकी फेसिंग आउटसाइड हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, यहीं पे ऐसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एन के ये टी क्या है, राइट में, और ये वाली डायरेक्शन इस बार क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज राइट हो गया, यानी कि एन की जो डायरेक्शन हो किधर होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला क्वेश्चन ने, एस एंड एन फेस अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, इफ एन फेसेस द सेंटर एस फेसेस आउटसाइड एंड वाइस वर्सा, मतलब जो एस है ना वो एन के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये एस है, ये एन के अपोजिट, अगर एन अंदर देख रहा है तो एस कहाँ देखेगा, बाहर की साइड देखेगा, इधर एन बाहर की साइड देख रहा है तो क्या देखेगा, एस अंदर की साइड देखेगा। ठीक है, इसने बोला कि एन और एस की जो डायरेक्शंस है ना वो उल्टी है। चलो आगे बढ़ते हैं, इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एस फेसेस द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो एस के जो इमीडिएट नाइबर्स है ना वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, या तो अंदर की साइड या बाहर की साइड, जैसे इसने आगे लिखा हुआ है, इफ वन नाइबर फेसेस द सेंटर देन अदर आल्सो फेसेस द सेंटर एंड द वाइस वर्सा। ठीक है, तो एस के जो बगल के जो दोनों नाइबर्स है ना उनको एक ही डायरेक्शन फेस करेंगे। ठीक है, तो एस का यहाँ पे नाइबर देखेंगे तो ये एन है, तो एन अंदर देख रहा है तो इसको भी अंदर देखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कोई भी बैठा है इसको अंदर ही देखना पड़ेगा। यहां मैंने देखा कि एस के दोनों नाइबर्स में से मेरे को किसी की भी डायरेक्शन नहीं पता, तो ये दोनों अंदर भी देख सकते हैं बाहर भी देख सकते हैं। अब इसके केस मत बनाने लग जाना कि एक केस में अंदर दिखा रहे हो एक केस में बाहर दिखा रहे हो, एक सर्कल और बना लिया फिर वही बनाते रह जाएंगे। साइड में लिख दो इसको, साइड में आपको लिखना है कि एस के जो बगल वाले हैं ना वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, या तो ऐसे या ऐसे। ये लिख दिया, इस वाले केस के लिए लिख दिया मैंने साइड में, तो ये मेरे ध्यान में रह जाएगा कि एस के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। लास्ट में देख लूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, पी और क्यू के बीच में 3 लोग बैठते हैं बस। ठीक है, अब देखो जब ऐसी इंफॉर्मेशन होती है इसमें कुछ फिक्स इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि पी और क्यू के बीच में 3 लोग कैसे भी कहीं भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर ये एकदम पहली लाइन में दिया होता, अगर ये पहली लाइन में दिया होता
और मेरे पास ऐसे 8 लोग बैठे हैं मान लो, और ये जो इन्फॉर्मेशन है पहली लाइन में दी होती है, तो मैं पी और क्यू को कहाँ कहाँ बिठाता, पी और क्यू को यहाँ बिठाता, मतलब बहुत सारी दिक्कत आती है इसके अंदर की फेसिंग क्या होती है, बहुत सारे केस बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कुछ टाइम बाद में, जब आप क्वेश्चन को बहुत सारा बना चुके हो, क्वेश्चन में बहुत सारे एलिमेंट रख चुके हो, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे एलिमेंट बहुत कम होंगे जिनके बीच में 3 लोग बिठा सकते हो आप। जैसे इसने बोला पी और क्यू के बीच में 3 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ तो बंदे बैठ गए तीनों जगह पे, यहाँ बैठ गए, जगह कौन कौन सी खाली है, एक तो ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, बताओ इसके और किसी और के बीच में 3 बंदे बैठ सकते हैं क्या, 1 2 3, यहाँ तो पहले से बंदे बैठे हुए तो नहीं बैठ सकते, इसके और इसके बीच में बैठ सकते हैं, देखो 3, तो इन दोनों के बीच में 3 बंदे बैठ सकते हैं। तो यानी पी और क्यू में से एक यहाँ आएगा, स्लेश लगा के देख लेना, हमें नहीं पता कौन सा आएगा, पी और क्यू में से एक यहाँ आएगा, और कोई पोजीशन ही नहीं बन सकती पी और क्यू के बीच में 3 लोग बैठने की, ठीक है। अगर ये शुरू में इन्फॉर्मेशन होती तो इसमें दिक्कत आती है, लेकिन हमने बहुत सारे लोग बिठा लिए हैं तो ऐसी पोजीशन फिर बैठ जाएगी, तो आपको ध्यान में रखनी है चीजें, ठीक है। यहाँ देखो ये पी और क्यू के बीच में 3 लोग किन किन के बीच में बैठ सकते हैं, इसके और इसके बीच में बैठ सकते हैं 3 लोग, तो पी और क्यू में से एक यहाँ पे आ जाएगा, पी और क्यू में से एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइदर पी नोर एम इज सीट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ आर, पी और एम में से कोई भी आर का इमीडिएट नाइबर नहीं है, ठीक है ना। तो पी और एम में से आर का इमीडिएट नाइबर नहीं है, तो एम यहाँ पे नहीं आएगा, पी तो चलो आ ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब आर के पास में ना तो पी आएगा ना एम आएगा, तो यहाँ तो पी का आने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि पी तो इन दोनों जगह में से एक आएगा, ठीक है। और यहाँ एम आने का, तो एम यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब ये हो गया, देखो आर के बगल में पी और एम नहीं आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, आर के बगल में एम और पी नहीं आएंगे, यहाँ भी लिख दो आर के बगल में एम और पी नहीं आएंगे, आर के बगल में एम और पी नहीं आएंगे। इससे मतलब क्या निकला, इससे मतलब ये निकला कि पी यहाँ नहीं आ सकता, देखो यहाँ तो क्रॉस लग गया, पी यहाँ नहीं आ सकता तो पी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो क्यू यहाँ रह जाएगा, तो क्यू यहाँ से हटा दो, बस सिंपल। यहाँ भी देखो ये एम और पी यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब पी यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ क्यू आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे काट दीजिएगा आप भी पेपर के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं भाई, है ना। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देख लो, सारे लोग बैठ ही गए, देखो यहाँ यहाँ सब लोग, एक जगह बची है बस, इस जगह कौन बच गया बैठना, देखो एम बच गया, बाकी सारे लोग बैठ गए, देखो ये वाली जगह बची है, यहाँ पे ये वाली जगह बची है एक बस, और यहाँ पे ये वाली जगह बची है, तो एम को इसमें यहीं बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा, बताओ, बैठना पड़ेगा, और एम यहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि दूसरी जगह एम के लिए है नहीं, इसका मतलब ये केस हो गया कैंसिल, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखो ये जगह बैठा हुआ, यहाँ पे एम बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे लोग बैठ गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की डायरेक्शन बची हुई है, कौन किधर देखता है, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, क्यू जो है ना वो सेकेंड राइट एम के बैठता है, एम के सेकंड राइट में क्यू बैठता है, तो क्यू तो यहाँ बैठा हुआ है, ये एम के सेकंड राइट में है, 1 2 सेकंड राइट में, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये एम के लिए क्या है, राइट है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एम के लिए राइट हो गई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट किसके लिए होती है, जिसकी फेसिंग आउटसाइड होती है, तो इसकी फेसिंग क्या होगी, आउटसाइड हो गई, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। बोथ टी एंड क्यू फेसेज ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ओ, यानी कि टी और क्यू ओ से अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, तो ओ अंदर की साइड फेस कर रहा है, तो टी और क्यू बाहर की साइड फेस करेंगे, टी और क्यू बाहर की साइड फेस करेंगे। आगे सबकी डायरेक्शन देखो भाई, पी की डायरेक्शन नहीं आई अभी भी, देखते हैं आगे, पी की डायरेक्शन नहीं आई। अब देखो कई लोग क्या करेंगे, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो कई लोग ऐसे बैठते बैठते जाएंगे, लेकिन जिस बंदे ने ये पेपर पे लिखा होगा वो लास्ट में कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल भी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ये लिखा हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने अभी छोड़ी हुई है, इसीलिए पी की डायरेक्शन है। इसने बोला है एस के अगल बगल वालों की सेम डायरेक्शन होगी, तो एस के इधर वाले की डायरेक्शन आ गई बाहर की साइड, तो इसकी भी बाहर की साइड आएगी कि नहीं आएगी। अब ये काम में आते हैं, इसको काट दीजिएगा, ठीक है, तो ऐसे भूल नहीं होती है कभी भी हमारे एग्जाम के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ सुथरा बना देता हूँ मैं, यहाँ जैसे इस पी को काट देता हूँ, यहाँ इस पी को अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये लो, ठीक है। तो ये एकदम साफ सुथरा आपका डायग्राम बन गया। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखिएगा, सब लोग आंसर करेंगे इसका क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन एम और पी के ठीक मध्य में बैठा है जब एम के बाएं से गिना जाए, who is sit exactly between m and p when counted from left of m,
एम और पी के बगल में कौन बैठा हुआ है, ठीक है, एम ये रहा, पी ये रहा। और काउंट कैसे करना है, एम और पी के बीच में, ठीक बीच में कौन कौन बैठे हुए हैं, दो लोग बैठते हैं हमेशा। ये एस भी एम और पी के ठीक बीच में ही है, और दो दो बंदे छोड़ के ये आर भी एम और पी के ठीक बीच में ही है। लेकिन आपको काउंट किधर से करना है, इसने बोला है एम के लेफ्ट से काउंट करना है, ठीक है ना। तो एम की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की साइड है। तो एम का लेफ्ट केस किधर होगा, एम का जो लेफ्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो एस ही आएगा आप लोगों का। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर जो बेस्ट सर्कल मैंने बनाई दिया, इसके ऊपर जो बेस्ट ये क्वेश्चन है ना, ये उम्मीद करता हूँ आप लोग कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। जैसे दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है, देख लो कितनों का सेंटर की साइड है, एक इसका रहा, ओ का रहा, दो, तीन लोगों का सेंटर की साइड दिख रहा है मुझे, तो बाकी सबका बाहर दिख रहा है, तो तीन लोगों का है, तीन लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे के जो क्वेश्चन है इनको करना कोई बड़ी बात नहीं है, दाएं बाएं देखना है, आप लोग आराम से इजीली कर सकते हो। मेन जो क्वेश्चन होता है वो वही सर्कल बनाने वाला होता है, ठीक है भाई। तो सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब एक ये क्वेश्चन जो है ये रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास में हमेशा एक रूल रहेगा कि मैं लास्ट में जाते जाते आपको एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देके जाऊंगा, जो आपको करके लाना है और जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये है रेक्टेंगल सर्कुलर अरेंजमेंट का। तो मैं साइड में जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको पीडीएफ जो मिलेगी वरदान बैच में उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको आप लोग सोल्व करके आएंगे और इसके जो भी आंसर्स हैं मतलब एक सीक्वेंस के अंदर नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई पहले ए बैठेगा फिर बी बैठेगा, इस तरीके से आप ऐसे सीक्वेंस में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये इसका पहला क्वेश्चन है। चलो इस पहले क्वेश्चन का ही आंसर कर दीजिएगा, इसी से पता लग जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। ये तो आपका हो गया होमवर्क, ठीक है। अब भाई इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन और जो मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं उसको मैं इस क्लास के अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट खत्म हो गया, आगे जाके और भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा वो मेरा पहले रिकॉर्ड किया हुआ क्वेश्चन है, वो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलो भाई, नोट्स के ऊपर कुछ प्रश्न इन्होंने बना दिया है सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। तो नोट में कुछ भी नहीं है, नोट में नंबर्स आ गए, बाकी बंदे बैठते हैं, यहाँ पे नंबर्स आ गए। तो नंबर्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बना के देता है तो नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस हमें करना पड़ता है, तो नंबर्स के ऊपर एनालिसिस यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है देयर आर 8 नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस, 1 रुपीज, 5 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100, 200, 500, 2000 रुपीज। अब देखो जब ये इस तरीके से आप लोगों को वैल्यू दी होती है तो वैल्यू में कुछ वैल्यू के हिसाब से चीजें करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, छोटा बड़ा सम विषम इस टाइप की चीजें बोलता है। तो जहां बंदों के नाम होते थे वहां पे रुपीज के नोट यहाँ पे दे दिए गए आप लोगों को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर, ठीक है ना, विच आर अरेंज्ड इन द सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब बोलोगे नोट की क्या डायरेक्शन होती है, बोल दिया है तो नोट मानना है कि भाई सेंटर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। फिर बोला 50 रुपी नोट इज अरेंज सेकंड टू द राइट ऑफ 200 रुपीज नोट। तो एक सर्कल बना दिया यहाँ पे। क्वेश्चन ने बोला 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग यहाँ पे बिठा दिए। सारे के सारे किधर देख रहे हैं, सेंटर में देख रहे हैं। जब सेंटर में देख रहे होते हैं तब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है, लेफ्ट होता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए भाई, ठीक है ना। करते टाइम ये हैबिट में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर शुरू में नहीं आए तो लिख लिख के याद करो, रट जाना चाहिए। राइट बोलते ही सेंटर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज हाथ चलना चाहिए, क्लॉकवाइज चलना ही नहीं चाहिए, ऐसी हैबिट हो जानी चाहिए, तब जाके सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। बोला है 50 रुपीज नोट इज अरेंज सेकंड टू द राइट ऑफ 200 रुपीज नोट। तो 200 रुपीज नोट है, किधर है फेसिंग, सेंटर है, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 50 रुपीज नोट इज अरेंज सेकंड टू द राइट ऑफ 200 रुपीज, 200 रुपीज के सेकंड राइट में इधर यानी इधर आएगा, ठीक है। 50 रुपीज का नोट, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाना है मुझे, राइट जाना है। तो आगे बोला गया ओड डिनोमिनेशंस नोट विल नॉट बी इमीडिएट नाइबर ऑफ 250 रुपीज नोट। 200 और 50 रुपए के नोट्स के पास में विषम संख्या वाले ओड जो नंबर वाले नोट्स है वो नहीं बैठेंगे। तो ओड नंबर वाले नोट्स तो इसमें दो ही हैं, 1 रुपए का और 5 रुपए का। देखो दूसरा तो है ही नहीं, सारे देखो 0 0 0 0 आ रहे, सारे सम संख्या हैं, सारे इवन नंबर हैं, 1 और 5 का नोट ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 और 5 नहीं आएगा, जो नेगेटिव है इन्फॉर्मेशन उसको अंदर लिख दो। यहाँ पे 1 और 5 नहीं आएगा,
5 को अच्छे से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे 1 और 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 और 5 नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 और 5 नहीं आएगा। इन जगह पे 1 5 1 5 1 5 यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इन तीनों जगह में से कहीं पर भी आ सकता है 1 और 5, वो देखेंगे कहाँ पे आना चाहिए और कहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसके बाद में क्वेश्चन ने बोल दिया कि देयर विल बी लेस देन 100 रुपीज डिनोमिनेशन नोट टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट ऑफ 100 रुपीज नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। यानी कि हिंदी में एक बार लैंग्वेज को फिर से पढ़ देता हूँ कि 100 रुपए के आसपास जो नोट होंगे ना, 100 रुपए के नोट के ठीक बाएं और ठीक दाएं, यानी कि जो आसपास वाले नोट होंगे, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर उससे छोटे अंक वाले नोट होंगे। यानी कि 100 रुपए के अगल और बगल में 100 से कम वाले नोट होंगे, लेकिन 1 रुपए वाला नोट नहीं होगा। तो इसको साइड में लिख देता हूं मैं, साइड में यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई 100 रुपए का जो नोट होगा उसके अगल बगल के अंदर 100 रुपए से छोटे वाले नोट ही आएंगे। यहाँ पे 100 रुपए से छोटा हो गया ना, ये भी 100 से छोटा, ये भी 100 से छोटा हो जाएगा, लेकिन ये नोट क्या नहीं होगा, 1 रुपए का नोट नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पे साइड में इंफॉर्मेशन को मेंशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो रख नहीं सकता अभी तक कुछ। फिर बोला 100 रुपी नोट इज सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 5 रुपी नोट, यानी कि 5 रुपए के नोट के सेकेंड लेफ्ट में 100 रुपीज का नोट है, ठीक है। अभी इसमें नहीं रख सकता डायरेक्ट, क्योंकि पता ही नहीं है कुछ भी इसके बारे में, तो नहीं कर सकते कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। 2000 रुपी नोट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट के सेकेंड लेफ्ट के अंदर 2000 रुपीज का नोट है। अब तीन सारी इंफॉर्मेशन खत्म होगी, कुछ बचा ही नहीं। सर स्टार्ट कहां से आगे बढ़ूं, अब कैसे आगे बढ़ूं? तो देखो, जब भी ऐसे कभी फंस जाओ तो फिक्स 3 इंफॉर्मेशन ही तो है आपके पास, ज्यादा तो है ही नहीं। तो पहली इंफॉर्मेशन तो भाई अनफिक्स है, कुछ पता ही नहीं है। ये 2 फिक्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो फिक्स इंफॉर्मेशन को हमेशा क्या देनी है आपको, प्रायोरिटी देनी है फिक्स इंफॉर्मेशन को। तो इसमें से कौन सा काम मिलेंगे? तो देखो डायग्राम में 5 और 100 के बारे में कुछ दिया गया है। देखो 5 के बारे में तो दिया गया है, 100 2000 के बारे में कुछ नहीं दिया है, 100 और 2000 के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है। इसलिए ये वाली इंफॉर्मेशन काम में लूंगा, क्योंकि 5 के बारे में पहले से ही मुझे कुछ पता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो क्वेश्चन जल्दी होगा। तो 5 के बारे में ये पता है, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यानी 5 कहां कहां आ सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ये 3 ऐसी पोजीशन है जहां पे क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन पे। अब आप लोग रख के देख लो दिमाग के अंदर। तो देखो भाई, 5 को अगर मैं यहां पे रखूंगा, इस जगह पे रखूंगा, तो 5 के सेकंड लेफ्ट में 100 आना चाहिए। तो 5 को अगर मैं यहां रखूंगा तो सेकंड लेफ्ट में पहले से कौन बैठा है, 50 बैठा है। देखो तो सेकंड लेफ्ट है, क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट, तो 50 बैठा है। तो 5 यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा। 5 को अगर यहाँ बिठाऊंगा तो सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 5 यहाँ तो बैठ सकता है, 5 यहाँ आ जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा। क्या 5 यहाँ भी बैठ सकता है? देखो 5 को अगर यहाँ बिठाऊंगा तो सेकंड लेफ्ट में यहाँ 100 आ सकता है, खाली है जगह। तो एक केस और बनेगा, बना दो एक केस और। एक केस और बनाया जिसके अंदर फटाफट वैल्यू लिख दो भाई, ठीक है। ये तो 50 हो गया, ये 200 हो गई वैल्यू, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे आप लोग लिख देना, ये क्रॉस मार रहा हूँ ना जहाँ जहाँ पे मैं, यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, 1 और 5 नहीं आ सकता भाई, लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे चीजों को कर रहा हूँ, ठीक है। अब 5 दूसरा कहाँ बैठ सकता था, यहाँ पर। 5 यहाँ बैठेगा तो सेकेंड लेफ्ट के अंदर कौन कहाँ बैठ जाएगा, 100 आ जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट के अंदर 100 आ जाएगा। तो ये 2 केस बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई, काम में तो कट गई। फिर बोला 100 के सेकेंड लेफ्ट में 2000 बैठा है। तो 100 यहाँ का, 100 का सेकेंड लेफ्ट किधर होगा, मतलब क्लॉक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट होगा। तो 1 2 यहाँ पे तो देखो पहले से 50 बैठा हुआ है। तो क्या 100 के सेकंड लेफ्ट में 2000 बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। तो कैश कैंसिल हो गया ये वाला। तो यहाँ 100 आ गया, 100 का सेकंड लेफ्ट किधर होगा, ये होगा। तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, 2000 का नोट बैठ जाएगा। खत्म करो कहानी, ठीक है। अब आगे देखो, एक इन्फॉर्मेशन बच गई कि 100 के अगल बगल में कौन आएगा, 100 से कम वाले आएंगे। तो एक साइड तो देखो 50 आ ही रहा है, दूसरी साइड और अगल बगल में यहाँ पे कौन आ सकता है। देखो एक तो आ नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है ना, एक तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो कौन कौन बच गए, एक तो 20 रुपए बचे छोटे में, 100 से छोटे में 20, 1 5 ही तो है, 100 से छोटे में यही तो है, 1 5 20 50। तो एक तो आ नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन ने मना कर दिया, एक नहीं आ सकता। देखो 5 पहले से बैठा हुआ है, देखो, ठीक है, और 50 भी पहले से बैठा हुआ है। तो बचा कौन, 20। तो यहाँ पे कौन आएगा, 20 रुपए का नोट आएगा। अब देखो 1 5 1 बच गया, 1 और 5 यहाँ नहीं आ सकते, एक भी नहीं आ सकता यहाँ पे। तो एक बचा तो एक यहाँ आ जाएगा। एक नोट कौन सा बच गया, देखो 500 का बच गया। तो यहाँ पे
500 का नोट आ जाएगा। तो ये आपका सर्कल यहाँ पे बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। ठीक है भाई, नोट्स के अंदर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई नंबर्स में मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो इस तरीके से समझ लेना। इस बार क्योंकि जो आरआरबी का पेपर हुआ था उसमें नंबर्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आप लोगों को इस तरीके से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे 4 लोग आमने सामने बैठे थे, यहाँ पे कितने लोग बैठेंगे, 6 लोग बैठेंगे। तो एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लो। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज containing 6 person each in such a way that there is an equal distance between adjacent person in row 1। यहाँ पे ABCD बैठे हुए हैं, यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं, तो आमने सामने 6 लोग बैठे हुए हैं। इसका एक क्वेश्चन करा दिया। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके आप लोग ऐसे कमेंट करना, मतलब आमने सामने बैठे हैं आप ऐसे तो कर नहीं पाओगे, तो आप लोग ऐसे कमेंट करना, पहले ऊपर वाली लाइन लिख देना, फिर उसके आगे कोमा लगा देना, ठीक है, और थोड़ा स्पेस दे देना, फिर दूसरी वाली लाइन लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका सही आंसर आया है या गलत आंसर आया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर, और ये क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको एक रेक्टेंगल का आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन करा देता हूं, जिसमें एक रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बोला गया था। क्वेश्चन बोल रहा है, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। 8 friends P, Q, R, S, T, Y, V and W are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square and while 4 sit इन द मिडल ऑफ ईच ऑफ 4 साइड्स। यानी कि देखो रेक्टेंगल और सर्कल वाले क्वेश्चन में फर्क इतना सा होता है कि रेक्टेंगल में तो देखो कोई कॉर्नर वॉर्नर नहीं होता है, कहीं पर भी कैसे ही बिठा दो। इसमें जब रेक्टेंगल या आप लोगों का स्क्वायर होगा तो इसमें ये चारों के चारों क्या हो जाते हैं, कॉर्नर हो जाते हैं, ये साइड की मिडल हो जाती है, साइड का बीच हो जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि ठीक है, मिडल ऑफ ईच ऑफ द 4 साइड्स के बीच में बैठे हैं, यानी 4 लोग साइड्स के बीच में बैठे हैं और 4 लोग कोनों के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेस द सेंटर, यानी कि जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं ना वो तो सेंटर की साइड फेसिंग कर रहे हैं। आगे बोला व्हाइल दोज हु सिट इन द मिडल ऑफ द साइड फेस आउटसाइड, और जो मिडल ऑफ द साइड बैठे हैं वो बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन है। तो अगली वाली स्लाइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली इन्फॉर्मेशन को और इस वाली इन्फॉर्मेशन को हटाना हूँ। आपको याद क्या रखना है, एक स्क्वायर है, 4 कोनों पे बैठे हैं, 4 बीच में बैठे हुए हैं। जो कोनों पे बैठे हैं वो सेंटर की साइड फेसिंग है, और जो बीच में बैठे हैं वो आउटसाइड सेंटर हैं। तो बस यहाँ पे याद रखना है, बाकी एग्जाम में तो सामने क्वेश्चन होगा तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो वो बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने हटा दी है, जो इन्फॉर्मेशन काम की है उसको यहाँ पे रख लिया गया है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमें एक बात का फिक्स पता है कि भाई यहाँ पे ऐसे करके 8 लोग बैठे हुए हैं। इसमें जो कॉर्नर वाले हैं वो तो किधर देख रहे हैं, अंदर की साइड देख रहे हैं, और ये वाले किधर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। तो भाई जैसे सर्कल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते थे वैसे ही चलना है। क्लॉकवाइज ऐसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलना है। सीधा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, चलना ऐसे ही है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा, क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा जब इनसाइड फेसिंग होगी, ठीक है। और जब आउटसाइड फेसिंग होगी तो क्लॉकवाइज आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पहली इंफॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं। पहले इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन ने बोला है कि P who faces the center seat third to the right of V, ठीक है। P जो सेंटर की ओर फेसिंग करता है, तो P कहां पे आ सकता है, इन 4 कोनों में से कहीं पे आएगा। तो पहले P को मानो, V को नहीं मानना है। अब बोल रहा है कि P who faces the center seat third to the right of V, क्योंकि P तो कोनों में से कहीं पर भी बिठा दो, कोनों में कहीं पर भी मान सकते हो, लेकिन बिठाना कोने पे, क्योंकि P की फेसिंग किधर है, सेंटर की साइड है। फिर आगे बोल रहा है कि P who faces the center seat third to the right of V, V के थर्ड राइट में बैठा है। देखो थर्ड नंबर पे एक तो पोजीशन है, ये है। अगर मैं यहाँ पे V को बिठाता हूं तो ये V के थर्ड राइट में होगा कि नहीं होगा। देखो फेसिंग किधर है, बाहर की साइड है। बाहर की साइड फेसिंग के अंदर राइट क्या होता है, राइट होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर ही होगा। तो 1 2 3। अगर थर्ड नंबर पे यहाँ पे V को बिठाता मैं, तो ये बाहर की साइड फेसिंग है, तो इसका राइट किधर होगा, क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 यहाँ आता क्लॉकवाइज, तो यहाँ तो P है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ नहीं आएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा। तो आप लोग करके भी देख सकते हैं, अगर शुरुआत किसी की एकदम स्टार्टिंग मतलब स्टेज है जो तैयारी कर रहा है, अगर किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो। आगे बढ़े, क्वेश्चन ने क्या बोला, T हु फेसेस द सेंटर, T जो सेंटर को फेस करता है, ठीक है, इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ V, यानी कि T सेंटर को फेस कर रहा है लेकिन इमीडिएट नाइबर नहीं है, नहीं V का इमीडिएट नाइबर नहीं है। T यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन T सेंटर को फेस कर रहा है, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, और यहाँ P बैठा हुआ है, तो T के लिए जगह बची यही, क्योंकि सेंटर की ओर फेस कर रहा है तो कॉर्नर पे तो बिठाना पड़ेगा, तो कॉर्नर के लिए जगह बची यही। आगे देखो,
ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू के बीच में एक ही बंदा बैठेगा, तो इधर ही बैठ सकता है, इधर ही बैठ सकता है, अभी हमें नहीं पता तो मैं साइड में लिख देता हूँ। वी और डब्ल्यू के बीच में कितना बंदा बैठेगा? एक बंदा बैठेगा। मजबूरी फंसी तो 2 केस बना लेंगे। वी और डब्ल्यू के बीच में कितना बंदा बैठेंगे? एक बंदा बैठेगा। आगे देखा, एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। अब क्यू का भी कुछ नहीं पता है फिर, तो क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू फेसेस द सेंटर, क्यू सेंटर को फेस करेगा। अब देखो क्यू सेंटर को फेस करेगा। अब ये इंफॉर्मेशन आता है दिमाग की मतलब थोड़ा सा दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि क्यू या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो इस वाली इंफॉर्मेशन को देख लो। अगर क्यू यहाँ आएगा तो सेकंड राइट में एस बैठेगा, तो इसका सेकंड राइट क्या होगा? अंदर देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्यू अगर यहाँ आएगा तो सेकंड राइट यहाँ पे एस आ जाएगा। लेकिन अगर क्यू यहाँ आएगा तो ये भी सेंटर देख रहा है, तो इसका सेकंड राइट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज 1 2, यहाँ तो टी पहले से बैठा है, इसलिए क्यू यहाँ पे आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए क्यू यहाँ पे आ गया और सेकंड राइट में एस आ गया यहाँ पे, और इसलिए ये वाली इंफॉर्मेशन काम में आ गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ क्यू बैठ गया, यहाँ पे एस बैठ गया। आगे बढ़ो। आर इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ पी। आर पी का इमीडिएट नाइबर नहीं है, यानी कि ना तो आर यहाँ पे आएगा ना ही आर यहाँ पे आएगा, तो आर कहाँ आएगा? आर यहाँ पे आएगा। एक कौन बच गया भाई? पी क्यू, पीछे जाके देखना पड़ेगा। अच्छा, डब्ल्यू बच गया ना। ये इन्फॉर्मेशन वी और डब्ल्यू के बीच में एक बंदा ही बैठा है, तो वी कहाँ है? तो वी और डब्ल्यू के बीच में तो वी यहाँ है, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में एक बंदा और बचा है, ठीक है ना। वी और डब्ल्यू के बीच में तो इन्फॉर्मेशन नहीं कटी थी, तो यहाँ पे कट गई, तो इससे पता भी लग जाता है। देखो काटते हैं कि भी एक इन्फॉर्मेशन बच गई, कहाँ यूज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये डब्ल्यू आ गया, पी आ गया, एक बंदा और बच गया। देखते हैं कौन बच गया। पी क्यू आर एस टी वाई वी डब्ल्यू। वाई बच गया क्या? वाई नहीं आया अभी तक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइप के वीडियो में आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा आपको वो भी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। और बाकी आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको आंसर करने ही करने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बैंक पीओ या क्लर्क एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन में लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर करना चैलेंजिंग है, लेकिन अंशुल सर द्वारा डेवलप की गई यूनिक अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक से आप मुश्किल क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन और ज्वाइन करें अंशुल सर द्वारा डिजाइन्ड ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगा अप टू डेट एग्जाम कंटेंट, वीडियो क्लासेस, डाउट सेशन एंड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। For more details, contact us at 8955 974739.